जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या रहा और समझिए इस किस बोर्ड में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है अगला हमारा आरआरबी ग्रुप डी 6 दिसंबर 2018 को जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। क्या कहा गया है समझिए। 2 के पावर 8 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 5 के कितने गुणक सम संख्याएं हैं। पूरा डिस्कशन चलेगा ये गुणक पर। तो पहले प्रश्न लिख लेते हैं कि 2 के पावर 8 है गुना 3 के पावर 2 है गुना 5 के पावर 3 है और गुना 7 के पावर जो है वो आपका 5 है। 7 के पावर 5 है। तो इसमें पूछा है कि कितने इसके गुणक जो है वो सम संख्याएं हैं। सम संख्या गुणक, सम गुणक लिख सकते हैं हम। कितने सम गुणक होंगे। तो जब इस तरह का प्रश्न हो तो आपको देखना है कि जो दिया गया है गुना में संख्या क्या वो जो संख्या है कोई और भी दो संख्या में टूट सकता है क्या। जैसे कि 2 है तो 2 है तो क्या आप इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं। 2 भाग में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे ये देखिए अगर आपके पास ये 6 रहता तो 6 को तो 2 गुने 3 में आप तोड़ सकते थे। अगर यही 9 रहता तो 9 को 3 गुने 3 में आप तोड़ सकते थे। ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 2 संख्या में टूट सकता है। ठीक है, सब अकेले अकेले सिंगल है, यानी कह सकता है कि सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इतना बात क्लियर है। तो सम गुणक जब आपसे पूछा जाए, सम गुणक, तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसमें जो सम संख्या वाला आपको दिख रहा है उसको अभी हम फिलहाल छोड़ते हैं, यानी कि उस पूरे टर्म को अभी छोड़ते हैं। बाकी जो बच जाता है उसके पावर में हम एक एक जोड़ते हैं। तो 3 के पावर क्या है 2 है, उसके पावर में 1 जोड़ देंगे गुना 5 के पावर 3 है उसके पावर में 1 जोड़ देंगे गुना 7 के पावर 5 है उसके पावर में 1 जोड़ देते हैं। इतना काम करते हैं। अब बाकी जो ये देखिए कि ये सब जो हमारा था विषम संख्या था और ये जो है 2 के पावर 8 सम संख्या है। तो इस सम संख्या वाला केस में क्या करते हैं, 2 के पावर जो 8 है उसको 8 ही लिखते हैं, कुछ जोड़ते नहीं है। सीधा बात ध्यान में फिक्स कीजिए माइंड में कि जब सम गुणक पूछा जाए तो जो सम संख्या के पावर है उसके पावर में कुछ नहीं जोड़ते हैं, उसको वैसे ही रख देते हैं। तो हमको जब गुणक निकालना है, गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो हमको बेस से कोई मतलब नहीं रहता है, हमको सिर्फ और सिर्फ पावर से मतलब रहता है। तो 2 आए कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 आए कि 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये गुना 8 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना कीजिए 4 तिया 12 6 72 72 8 है, यानी 8 दूना 16 का 6, 8 7 56 1 57 576। मतलब ये सारा जो दिया गया था इसको गुना कीजिएगा तो सम गुणनखंडों की संख्या आपको 576 मिलेगा। ठीक है, सम गुणकों की संख्या 576 मिलेगा। तो और इससे प्रश्न क्या बन सकता था कि आपसे विषम गुणक पूछ दे, कि विषम गुणक पूछ दे तो क्या हम आंसर देंगे विषम गुणक में। तब विषम गुणक में क्या होता है कि सम के टर्म से हमको मतलब ही नहीं रहता है, सम के पूरे टर्म को खत्म कर देते हैं, सम के पूरे टर्म को छोड़ देते हैं या खत्म कर देते हैं, लिख सकते हैं छोड़ देते हैं। मतलब ये जो सम संख्या वाला टर्म है इसके कोई हमको उसको पूरा छोड़ ही देना है, उसको लेना ही नहीं है। तो सीधा कौन कौन बच गया, 3 के पावर 2 बचा, 5 के पावर 3 बचा और 7 के पावर 5 बचा। हमको इसी से मतलब रहेगा। तो सबके पावर में एक एक जोड़ देना है और बेस से हमको कोई मतलब नहीं रहता है। और यहाँ है 3 तो 1 जोड़ देंगे और यहाँ 5 है तो इसमें भी हम 1 जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और गुना का ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुना का ये 6, यानी कितना हो जाता है 72 हो जाता है। तो इस तरह से हम विषम गुणक निकाल सकते हैं। अगर पूछता हमसे कि ये पूरा संख्या है, इसमें बताइए कि कुल गुणकों की संख्या कितनी है, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो कुल गुणनखंड कितना हो जाएगा, देखिए कुल गुणनखंड के लिए गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा
तो जो भी दिया गया है संख्या उसका पावर देखिए, सब के पावर में एक जोड़ते जाइए, तो सब के पावर में एक जोड़िए तो 8 है, उसके में एक जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब गुना दो है, दो में एक जोड़े कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 है, एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 5 है, एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। सबको गुना कर देते हैं। यहाँ तक तो 72 आता है, 72 गुने 9 तो 9 दूना 18 का 8 हो जाएगा। और उसके बाद 9 से 63 है, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 648 हो जाएगा। तो 3 बात यहाँ से पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न में। एक तो पूछा जाएगा कुल गुणनखंड, तो 648 होगा। एक पूछा जाएगा विषम गुणनखंड यानी विषम गुणक, तो उसमें क्या होता है कि हमको सम के पूरे टर्म से मतलब ही नहीं रहता है, तो बाकी सम को छोड़ के बाकी जो होता है उसको हम क्या करते हैं, गुना, एक पावर में एक जोड़ करके गुना कर लेते हैं। और सम गुणक में क्या होता है कि सम वाला जो पावर है उसमें कुछ नहीं जोड़ते हैं, विषम वाला में एक जोड़ते हैं और सबको आपस में गुना कर देते हैं। ऐसे देखिए सम गुणक का विषम गुणन मिलके कुल गुणक पूरा लेगा। तो यहाँ से देखिए सम गुणक आया 576, विषम गुणक आया 72, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 7 14 का 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर स्पष्ट पूरी तरह से इस प्रश्न को समझ पाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सारा जो प्रश्न है वो केवल प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न लेके आए हैं, ये सीरीज ही है प्रीवियस ईयर वाला। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आज का क्या कहा गया है समझिए। दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है समझते हैं। कहता है 2 अंक की कितनी ऐसी संख्या है जो अंक 3, 5 और 7 से बनाई जा सके। 2 अंक के ऐसा कई गो संख्या होगा जो 3, 5 और 7 से बनाया जाएगा। 3 दिया गया है आपको, 5 दिया गया है आपको, 7 दिया गया है। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं डाला है कि संख्या रिपीट होना चाहिए कि संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं डाला है। तो सीधा बात है, सिंपल सा बात है, बनाने का तरीका भी है। और ये तो छोटा प्रश्न है तो कैसे बनेगा। पहले 2 अंक के बनाना है ना, तो एगो ले लीजिए 3 3, रिपीट नहीं कर रहा है इसमें, ऐसा कॉमेंट नहीं किया है कि रिपीट होगा कि नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं, तो कंडीशन नहीं दिया है तो हम मान लेंगे 3 3 बन सकता है, मतलब 33। उसके बाद 55 बन सकता है, उसके बाद 77 बन सकता है, ये बन जाएगा। उसके बाद 3 5 लेके चलते हैं, 3 5 यानी 35 हो जाएगा। उसके बाद 3 7 37 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब चलते हैं हम 5 लेकर के, तो अब आपको मिलेगा 5, ये हो गया ऊपर वाला। अब लेके चलते हैं 5 और 3 53 हो जाएगा। उसके बाद 5 और 7 57 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, अब हो जाएगा आपके पास 7 और 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 7 और 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या देख लिया कि 35 बना, 3 लेके 2 गो बना, 5 लेके 2 गो बना, 7 लेके 2 गो बना, और डबल डबल जो हुआ मतलब रिपीट वाला उससे 3 गो बना। टोटल कितना, 6 और 3 9, तो टोटल जो है 9 गो बनेगा। इसका बनाने का तरीका भी है कि 2 अंक के पूछता है तो 2 गो डब्बा बनाइए, और रिपीट वाला कोई सवाल नहीं किया है कि रिपीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें से कोई एक लीजिएगा, फिर इसमें भी 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें से 3 लेते हैं तो उधर से आप पहला का 3 ले सकते हैं, इधर से आप 3 लेते हैं उधर से 5 ले सकते हैं, इधर से 3 लेते हैं तो उधर से 7 ले सकते हैं। तो 3 से इस तरह का बनेगा, फिर 5 से 3 गो बनेगा, फिर 7 से 3 गो बनेगा, 3 3 9 गो बनेगा। तो टोटल 9 गो बनेगा। ये आपका तरीका हो गया। या फिर ये हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी ये बनता है, तो वहां की हम बात नहीं करेंगे। अभी चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इससे यही प्रश्न बन सकता था, तो यह पूछ लिया गया है आरआरबी ग्रुप बी 23 सितंबर 2018 में। चलिए ठीक है, अब क्या कहा गया है कि 1000 के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या का योग है। 1000 दिया गया है, कहा गया है इसके परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या का जो है आपको योग पूछा गया है। तो परवर्ती या पूर्ववर्ती समझिए, यही दोनों शब्दों का खेल है। परवर्ती मतलब होता है आगे वाला, परवर्ती मतलब होता है आगे वाला, और पूर्ववर्ती मतलब होता है पीछे वाला। पूर्व में कौन प्रधानमंत्री थे, मतलब पहले कौन प्रधानमंत्री थे, समझ गया बात। तो पहले मतलब पीछे, पूर्ववर्ती मतलब पीछे, या परवर्ती मतलब आगे। तो पीछे आगे मतलब कितना पीछे आगे, तो जस्ट उसके आगे, जस्ट मतलब एक आगे, जस्ट एक आगे और जस्ट एक पीछे। तो परवर्ती
परवर्ती की बात किया, परवर्ती यही ठीक है। चलिए, तो परवर्ती जो हो जाएगा, परवर्ती संख्या 1000 के, वो आपका 1001 हो जाएगा, जस्ट एक आगे। अब पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती तो जस्ट एक पीछे, तो 999 हो जाएगा 1000 के। ये दोनों का क्या पूछा, योग पूछ लिया था, योग मतलब जोड़ दे, 9 1 10 का 0, 9 1 10 का 0, 9 1 10 का 0, आइए कितना हो जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो 2000 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। यह प्रश्न आपका पूछा गया था आरआरसी मुंबई ग्रुप डी परीक्षा 2014 में। बात समझ रहे हैं? तब बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए आज का हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहा गया, तो तीसरा प्रश्न हो गया आज का। चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, समझिए। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 25 विषम संख्या का योग, प्रथम 25 विषम संख्या का योग, ठीक है। प्रथम 25 विषम संख्या का योग, तो प्रथम से विषम संख्या का योग आपसे पूछ ले तो फॉर्मूला होता है n²। फॉर्मूला क्या होता है, n²। और जय वो संख्या लिया जा रहा है, n का वैल्यू वही होता है। तो 25 को विषम संख्या लिया जा रहा है, तो n आपका 25 हो जाएगा, मतलब 25 का स्क्वायर निकाल दीजिए, हो जाएगा आपका 625। तो इस प्रश्न का सीधा आंसर हो जाएगा आपका 625। बात समझ पाए हैं कि ना? अगर ना समझ पाए हैं तो प्रथम 25 को विषम संख्या लिखिए, पहला 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका विषम संख्या 2 नहीं 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7, ऐसे लिखते जाइएगा। कैमा टर्म तक लिखिएगा तो 25 टर्म तक लिखना है आपको, ये 25 टर्म तक लिखना है। और आप एपी के फॉर्मूला से बना सकते हैं कि ए बराबर जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, डी कितना है तो 2 हो जाएगा। इससे आप बना सकते हैं। तो आपको पहले निकालना होगा कि टी एन भाई कितना टर्म है, ठीक है। और वहां से आप निकालिएगा तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेना पड़ेगा आपको। a प्लस n माइनस 1 वहां से योग निकालना पड़ेगा। तो ये लंबा प्रोसेस है, सीधा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। और n का तो वैल्यू इसमें दिया गया है कितना, 25 दिया गया, यानी 25वां टर्म है। तो इससे आपको ये निकलेगा। उसके बाद आप इससे योग निकालिएगा। योग वाला फॉर्मूला रहा इसका, यह हो जाता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये योग का फॉर्मूला होता है। अब डायरेक्टली अगर ध्यान में रखते हैं ये तो बहुत आसान हो जाता है। ये आपको 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी है, इसीलिए इस बात को ध्यान में रखें कि 25 विषम संख्या के योग पूछा जाता है तो n² हो जाता है। पीछे सम संख्या वाला हम देखे थे, तो सम संख्या वाला में क्या देखे थे हम, n इंटू n प्लस 1 होता है। प्रश्न देखिए 5 नंबर हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा, सेम टू सेम इसी तरह का है। क्या कहा गया समझिए। प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ये पूछा गया है आरआर से रांची ग्रुप डी परीक्षा 2013 में। देखिए किस तरह से रिपीट होता है प्रश्न, सेम बात है, खाली संख्या चेंज किया। प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 7 विषम संख्या का योग पूछा गया है आपसे। तो क्या होता है हमारा, n² होता है, मतलब 7 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, है ना। तो लिखिए 7 को, 1 3 5 7 9 11 13 2 4 6 1 7 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 1 14, 13 और 7 20 हो जाएगा, इधर से 20 और 20 40 हो जाएगा, और 40 5 45 और 3 48 और 1 49। ऐसे भी आप जोड़ दीजिएगा सबको तो 49 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज है नहीं, छोटा सा था। तो आप फॉर्मूला अगर याद ना है तो 7 को विषम संख्या लिख लीजिए, उसको जोड़ सकते हैं अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो। चले नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या कहा गया है। 1 से 50 तक के सभी पूर्णांकों का जोड़ क्या होगा, ये पूछा गया है आरआरसी गोरखपुर ग्रुप डी परीक्षा 2014 में। 1 से 50 तक के सभी पूर्णांकों का जोड़, 1 से लेकर के 50 तक के सभी पूर्णांकों का योग पूछा है, यानी 1 से 50 तक के सारा संख्या को जोड़िएगा। ये वाला बात है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश प्लस कहाँ तक जाइए, डैश 50 तक के योग पूछा गया। इससे तो आप परिचित हैं। इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, n इंटू n प्लस 1/,
2 लगाते हैं। बिल्कुल n क्या होता है, तो n हमारा जो होता है वो लास्ट वाला संख्या होता है। तो n लास्ट वाला संख्या होता है तो 50 हो जाएगा, 50 प्लस 1 51 हो जाएगा, अब बटा का 2 हो जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25 से गया 25 का 5 हो जाएगा, 25 पचे 125 हो जाएगा, और फिर यहाँ से आपका बच जाएगा 2, यानी 27 हो जाएगा, 127 यानी 1275 इस प्रश्न का सीधा आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान होता है सब प्रश्न को बनाना, ठीक है। चलिए अब क्या कहा गया समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया हमारा कि 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीट होते रहता है। यह प्रश्न पूछा गया आपको RRC जबलपुर ग्रुप डी परीक्षा 2009 में पूछा गया था कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करना है। मतलब 1 से लेकर के और 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक जो संख्या है उस संख्या के वर्गों का योगफल पूछा गया है। तो वर्गों का योगफल पूछा गया मतलब यह बात है कि 1 है इसका स्क्वायर कीजिए, 2 होगा उसका स्क्वायर कीजिए, 3 होगा उसका स्क्वायर कीजिए, और डैश 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 10 को संख्या तक 10 का स्क्वायर कीजिए, और सबको जोड़िएगा तक कितना पूरेगा, ये बात आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। ये थोड़ा लंबा होता है क्योंकि ये स्क्वायर वाला बात है। अगर ऐसे नहीं सीखना है तो आप क्या कीजिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 64 होता है, ऐसे लिखते जाइए, और लास्ट में 10 का स्क्वायर 100 होता है, और सबको जोड़िए, तो जोड़ते रहिए अपना। अगर इस तरह से आप नहीं बनाना चाहते हैं तो ये तो हो गया हमारा ये तरीका। अब यहाँ से हम n का वैल्यू रखते हैं, n इसमें क्या होता है तो लास्ट वाला जो संख्या होता है वही n होता है, तो 10 हो जाएगा, अगुना n प्लस 1 है, n प्लस 1 है मतलब 10 प्लस 1 कितना 11 हो जाएगा, और 2n प्लस 1 है तो n के जगह आप अगर 10 रखिए तो 10 गुना 20 है कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और सब गुना में है तो 21 हो जाएगा, बटा 6 है तो 6 हो जाएगा। अब 2 से ही 5 बार में कटेगा, 2 से ही 3 बार में, 3 से ही 7 बार में कट जाएगा। तो सीधा बात है यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 11 सते 77, 11 सते 77, और 77 में 5 से गुना कीजिए तो 7 पच 35 का 5, 7 पच 35, और 3 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, मतलब 385 हो जाएगा। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को वर्ग कीजिए और वर्ग करने के बाद जोड़िएगा तो 385 निकलेगा। ये प्रश्न का यही मकसद था। चलिए तो ये हमारा 7वां नंबर प्रश्न था। 8वां नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा गया समझिए, कहता है कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 154 है, चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 4 को क्रम से संख्या लिखिए और चारों संख्या का योग 154 दिया गया है, तो चारों संख्याओं में सबसे बड़का संख्या क्या होगा ये आपसे पूछ लिया गया है। तो भाई एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्या करना है, 4 को संख्या है ना, तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, 4 को संख्या हो गया। ये चारों संख्या का जो आपको योग दिया गया है वो दिया गया है 154, बराबर दिया गया 154, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस संख्या का औसत निकालेंगे। आप x मान के भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इसका जो है मेन औसत कितना होगा। 4 को संख्या, 4 संख्या का योग 154 दिया गया है, तो ये चारों संख्या के बीच में कोई ना कोई संख्या होगा, तो हम उसका औसत निकाल लेते हैं। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें 4 से भाग देंगे तो हमको बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के बीच में कौन होगा, तो 2 को इधर छोड़ते हैं, 2 को इधर छोड़ते हैं, बीच में वो संख्या निकलेगा। अब इधर हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, देखिए 4 से इसको काटेंगे हम तो 4 तिया 12, 3 हो जाएगा, और बच जाएगा आपको 3 पर 4 34, यानी 3 पर 4 34 हो जाएगा। तो कितना बार में कटेगा, देखिए यहाँ से 8 चौका 32 जाएगा 0.5, यानी 38 कितना चला जाएगा 5 चला जाएगा। तो औसतवा जो हो जाएगा वो 38.5 हो जाएगा, कितना 38.5। तो आगे वाला जो संख्या होगा 38.5 है, तो आगे वाला संख्या आपका है वो 39 होगा, और अगला संख्या 40 होगा। क्रमागत संख्या है इसलिए 39 और 40 होगा, और पीछे वाला संख्या जो है 38 होगा और 37 होगा। तो चारों संख्या क्रम से निकल चुका है। इसको जोड़ने पर देखिए 154 आता है कि नहीं आता है, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, और 17 7 24 का 4 हो जाएगा, और 4 और 2 6 और 3 9, और 9 और 3 12, 3 कितना 15, तो 154 आ गया। तो सोचो इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले जो देखते हैं कि मेन औसत निकाल लेते हैं कि बीच में आखिर होगा कौन संख्या।
तो बीच में होगा तो 4 से भाग देकर के चेक कर दिए कि 38.5 है, तो 38.5 है, चार गो संख्या है, तो बीच वाला संख्या दशमलव में फिक्स आएगा। तो अगला संख्या 38 से ज्यादा वाला हो गया, जस्ट जाके वाला 39, उसके बाद 40, अब पीछे वाला तो पीछे तो घटेगा, तो 37, 38, 39, 40 ऐसा संख्या था। इसमें से आपको कौन सा संख्या पूछा गया है? इसमें आपको पूछा कि सबसे बड़का संख्या, तो भाई 37 है संख्या, उसके बाद 38 है, 39 है और 40 है। तो सबसे बड़ा संख्या आपका 40 हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर 40 है। सबसे छोटका पूछता तो 37 हो जाता। कहता कि सबसे छोटका सबसे बड़का का योगफल निकाल दीजिए, तो दोनों को जोड़ दे। किसी तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, घबराना नहीं है। आप सीखे कि नहीं सीखे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप एक्स मान के भी बना सकते हैं कि पहला संख्या x, दूसरा संख्या x+1, तीसरा संख्या x+2 मान सकते हैं, चौथा संख्या x+3, सबको जोड़िए, बड़ा सूत्र रखिए, x का वैल्यू निकालिए, उसके बाद फिर सबसे बड़ा संख्या जो था हमारा x+3 उसका वैल्यू निकालिए, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। कहाँ पूछा गया था ये प्रश्न समझ लीजिए, RRC बिलासपुर ग्रुप डी परीक्षा 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं आज का हमारा क्या कहा गया, समझते हैं। कहता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 5 अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर का योग पूछा गया है। पहला 5 गो अभाज्य संख्या लिखिए, पहला 5 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहला का अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 11। 9 नहीं, लय में बह जाता है, 2 3 5 7 9 11 नहीं, अभाज्य संख्या में 9 नहीं आता। जोड़ दीजिए, 11 7 हो जाएगा 18, 2 20, 20 8 कितना हो जाएगा 28। तब प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योगफल कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये 2 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, RRC गुवाहाटी ग्रुप डी परीक्षा 2014 में और RRC हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा 2013 में। बिल्कुल देखिए किस तरह के प्रश्न आते हैं और कितने आसान प्रश्न आते हैं। प्रॉपर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आज का हमारा 10वां प्रश्न क्या रहा समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगी, गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगी। तो सीधा बात पहले देखिए, निम्नलिखित में से बोला है तो आपको तो ऑप्शन दिया जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन हम दे रहे हैं। ये दिया गया आपको 16,900, उसके बाद 36,000 दिया गया है, उसके बाद आपको 28,900 दिया गया है, उसके बाद आपको 62,500 दिया गया है। ये इसमें कहा है कि इसका गुणनखंड तोड़िए, इसका गुणनखंड आप तोड़िए और गुणनखंड तोड़ने के बाद आप बताइए कि कौन संख्या जो है जिसका गुणनखंड जो होगा वो सम संख्या होगा। तो देखिए सम संख्या के गुणनखंड के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि तोड़िएगा जो संख्यावा को, उस संख्यावा में विषम संख्या शामिल न हो। तो ये देखिए 13 है, 169 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 13 गुने 13 लिख सकते हैं, लिखिएगा। तो 13 है क्या, 13 है क्या बताइए, 13 है क्या आपका सम संख्या नहीं है। 36 है, 6 गुने 6 लिख दीजिए, 6 भी सम है, 6 भी सम है। अब यहाँ 289 है, 17 गुने 17 लिखिएगा। बात समझते। अब डबल जीरो है उसकी बात हम अलग करेंगे, अभी फिलहाल 17 है, ये नहीं है। 625 है, 625 कितना 25 आगू में 25 में जाएगा। बताइए कौन सम संख्या है, यही ना 6 संख्या है, तो इस तरह से 36 है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीख पाए हैं कि नहीं पाए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इतना आसान सवाल पूछा जाता है, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम पहले पढ़ा चुके हैं उससे बाहर कहीं से भी प्रश्न अभी तक नहीं आया है। बात समझ रहे हैं। तो अगर ये सब अभी पूरी तरह से समझ में ना आता हो तो पहले आप जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक चैप्टर को हम बहुत अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चंस को समझा करके पढ़ा चुके हैं। एक दिन में टारगेट रखिए कि एक चैप्टर को हम पढ़ जाए, एक दिन में एक टारगेट रखिए कि परसेंटेज को पढ़ना है तो एक दिन में हम परसेंटेज को पढ़ जाएंगे, दूसरा दिन टाइम एंड वर्क को पढ़ना है तो टाइम एंड वर्क को पढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आप माइंड में फिक्स कर लीजिए कि एक दिन में एक चैप्टर को कवर करना है। उसके बाद ये जो प्रीवियस ईयर वाला प्रश्न है उसको आप देखिए, बनाइए, कितना आसान लगेगा फिर हमको आप बताइएगा। तो फिलहाल मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह के और भी प्रश्नों को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।